हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कुंदन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। पहला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल आपका शुरू होता है, कह रहा है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को किसके अंतर्गत स्वीकार किया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इन्होंने मतलब इंडिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसा होता है जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। भारत में निजी नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है भाई साहब, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। देख रहे हो बेटे इस क्वेश्चन का। विकास का मॉडल विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो व्यक्ति एवं राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। देख रहे हो 2013 का सवाल है भैया। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आयात निर्यात बंद होता है। कोई भी कंट्री है अगर एक दूसरे के साथ बिल्कुल बंद कर देते हैं व्यापार, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अगला सवाल आपका शुरू होता है कि अगला सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था हो जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाती है। सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था अर्थात विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश ने एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जो विकास यात्रा शुरू किया, उनमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए। उसमें विकसित देशों के भी लक्षण आए, परंतु अब भी इसमें विकसित और अल्प विकसित देशों के लक्षणों का मिश्रण है, इसलिए इसे विकासशील देश कहना उचित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित आधारभूत लक्षण हैं। क्या है भैया, ये भी सब अभी आगे काम आएंगे। क्या है भाई, कृषि की प्रधानता है, विशाल जनसंख्या है, फिर निम्न प्रति व्यक्ति आय है, पूंजी का अभाव है, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, असंतुलित आर्थिक विकास है, औद्योगिकरण हुआ है पर अब भी पिछड़ा है, अभी भी पिछड़ा है, आर्थिक कुचक्रों का जोर है, परंपरावादी समाज एवं वृहद बेरोजगारी है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो उनमें से कौन कौन सी विशेषता है, तो आपकी कृषि की प्रधानता हाँ है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं उद्योग की प्रधानता, भाई साहब नहीं है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत। तो दूसरा काटो, कहाँ कहाँ है, दूसरा यहाँ है, काट दो, दूसरा यहाँ काट दो, तो उत्तर तो आपका मिल गया। आगे बात करते हैं न्यून प्रति व्यक्ति आय हाँ है, वृहद बेरोजगारी है, ठीक है। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, ठीक है। धन की न्यून न्यून कार्य क्षमता, ये तो है, ठीक है। प्रति व्यक्ति कम आय, ये भी है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये भी है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कच्चे खासे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आपके पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है क्या क्या कहा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है कि आपका कि हाँ देखो, करें कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। उनमें से कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं, विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। तो आपका ये देखो, कृषि मुख्य व्यवसाय ये नहीं दर्शाएगा, ठीक है। प्रचंड बेरोजगारी दर्शाएगा। और फिर आपका क्या होगा, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी दर्शाएगा। और प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये गलत है, ठीक है। एक और दो गलत हो, लेकिन आपका 2 और 3 वाला उत्तर सही। तो यहाँ पर प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना विकसित देशों या अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है, ठीक है। विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था है, जबकि कृषि मुख्य व्यवसाय भारत, मानव की पूंजी, निम्न गुणवत्ता, प्रचंड बेरोजगारी विकासशील देशों की आपकी विशेषता मानी जाती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो अल्प विकसित, ठीक है। एक होता है विकासशील, एक होता है अल्प विकसित। तो अल्प विकसित में अगर गिना जाता है, प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है, हाँ होती है, ठीक है। उसके बाद में पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। निम्न आश्रितता अनुपात, ये गलत है।
आश्रितों की भाई इसमें आपका क्या होता है, आश्रित ज़्यादा होते हैं, कार्य करने वाले लोग कम होते हैं। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना गलत है, इसमें आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल होता है। तो 2, 3 और 4 गलत हैं, 3 इसमें काट दो, 3 इसमें है काट दो, और 4 वाला भी गलत है, तो 1 और 2 वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला चैप्टर ही है, अगला चैप्टर है अब आर्थिक विकास एवं नियोजन। ठीक है, आर्थिक विकास एवं नियोजन। पहला सवाल पूछा जा रहा है किस समिति के द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था। कौन सी समिति? तो ये आपका तेंदुलकर समिति। अब बात कर लेते हैं, भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल करने की सिफारिश की गई। तेंदुलकर समिति 2009 समिति ने की। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें कैलोरी खपत आधारित थी। अच्छा, कैलोरी वाला इसमें दिया गया। गरीबी अनुमान में बदलाव करना, प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए नई गरीबी रेखा की गणना करना, स्वास्थ्य और शिक्षा को निजी व्यय में शामिल करना। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा को निजी व्यय में शामिल करना, कीमतों में परिवर्तन करना, खपत के पैटर्न को समायोजित करना था। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में गरीबी आकलन राष्ट्रीय एवं राज्यवार गरीबी अनुमान नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जैसे NSSO द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर देश में गरीबी का स्तर मापा जाता है। और अगली सवाल पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज धारणी और समावेशी समृद्धि पर जोर दिया था? तो ज्यादा तेज जब भी लिखा हो तो आपका यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना, अगर ज्यादा तेज हटा दो धारणी और समावेशी विकास तो ये आपका 11वीं पंचवर्षीय का हो जाता है। बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2012 से 17 सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज धारणी तथा समावेशी समृद्धि तथा सतत विकास पर जोर दिया था। इस योजना में 8.2% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 6.8 विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 6.8 की वृद्धि दर की हासिल की जा सकी थी। इस योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा रखा। देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था, इसका टारगेट था। ठीक है, 2017 के पश्चात पंचवर्षीय योजनाएं बनाना बंद कर दिए गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही गई। अगला है IMF से 200 टन सोना किस पंचवर्षीय योजना में क्रय किया गया था? हो भैया, ये भी सवाल पूछा गया था। भारत ने IMF से 200 टन सोना किस पंचवर्षीय योजना में क्रय किया गया था? आपका किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्रय किया गया था। किसमें किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्रय किया गया था। RBI द्वारा ये खरीद लिया गया था। ठीक है, किससे? IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से जिसकी स्थापना होती है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। 1945 में आपका वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। IMF इसकी हेड आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाती है। भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम जो आपका आर्थिक कार्यक्रम का मुख्य लक्षण क्या है? तो ये केवल गरीबी का निवारण, केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सभी को बीमा सुविधा। ये वाला गलत है, 1 और 2 वाला आपका सही हो जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में लॉन्च किया था। इसमें 1982, 1986, 2002 में बदलाव किया गया था। यह गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्रति राज्यों की परफॉर्मिंग की रेटिंग करता है। यह कार्यक्रम रोजगार सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, EWS आवास निर्माण, ग्राम विद्युतीकरण, पौधारोपण, सड़क निर्माण और खाद्य सुरक्षा इत्यादि से संबंधित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। देख लेते हैं भाई क्या लोचा रहा था। 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है।
इस योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। इस योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक रहा। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष देर से प्रारंभ हुई और योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2 वर्ष बाद में 90 से होनी चाहिए थी, 92 से शुरू हुई। ठीक है, ओके। और कहा जाता है कि इसके बाद में योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में आपका 3 वर्षीय रखा गया। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर जो थी, निर्धारित विकास दर अपेक्षाकृत क्या रहा था? किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर की अपेक्षा ऊंची दर प्राप्त हुई थी? तो किसमें हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में भैया हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रूसी मॉडल 1951 में किया गया। प्रत्येक योजना में एक लक्ष्य का निर्धारण किया गया जिसे 5 वर्ष के लिए दौरान प्राप्त करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा गया था कितना? 4.5% का। प्राप्ति कितनी हुई? 4.1% की हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना में 5.7 का रहा, 3.3 प्राप्ति हुई। छठी में 5.2, 5.7 हमने की, 5.6 हमने लिया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, लेकिन इसका अच्छा खासा रहा था, 6.8% रहा था। तो विकास लक्ष्य की अपेक्षा जो रहा था आपका अपेक्षा ऊंची विकास दर सबसे अधिक 8वीं पंचवर्षीय योजना में रहा था। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका मकान, सड़कें, पेयजल आदि ग्रामीण आवश्यकताओं को पूर्ण करना ही आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य हो जाता है। अगला सवाल है न्याय के साथ में विकास। न्याय से 9, ठीक है, न्याय से 9 याद कर सकते हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट रखा गया था न्याय के साथ विकास जो रखा गया। भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का था। सामाजिक न्याय के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 का मुख्य लक्ष्य था। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.4% था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और विद्युत पर फोकस किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतम और समावेशी आपका विकास इसमें टारगेट रखा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। समुचित नियोजन एक एवं निवेश के बाद भी हमारी कृषि समृद्ध दर कम है। भूमि सुधार वांछित स्तर तक नहीं अपनाए गए हैं। तो बिल्कुल सही है। टारगेट भी मतलब कारण भी सही बताया जा रहा है। कह रहा है कि समुचित नियोजन एवं निवेश के बाद भी हमारी कृषि समृद्धि दर कम है। भूमि सुधार वांछित स्तर तक नहीं अपनाए गए, इसलिए क्योंकि, ठीक है, लगा के कर सकते थे। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी कब से कब तक चलती है? 2007 से 2012, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 वो चलती, लेकिन वो 2015 में ही आपका समाप्त कर दी गई, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो थीम रखा गया था तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर रहा है। ठीक है। और गरीबी को कम करना इसका भी टारगेट था। कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो देखिए पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन और आपका जनसंख्या में परिवर्तन विकास का प्रमुख कारक है। ठीक है, हाँ। और विशेषीकृत क्रियाओं तथा गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीक विधि एवं नौकरशाही, ये आपका आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, डी वाला हो जाता है। देखो अच्छा खासा सवाल पूछा गया। तकनीक विधि एवं नौकरशाही को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि पूंजी के संचय एवं तकनीक सुधार और जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल है। कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है? कौन सा एक? तो ये होता है स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक माना जाता है। स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। स्थिर कीमतों या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को वास्तविक आय कहा जाता है। साधन लागत पर व्यक्ति
साधन साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय को सामान्यतः आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि की माप के लिए स्वीकार किया जाता है। STR 2002 में 10 का ये तो है यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा देख लें। 2010 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो उसका ये होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होती है वही सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कैसे निकालते हैं? तो राष्ट्रीय आय बटे में आपकी कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं, काम हो जाता है। ओके भाई साहब, काम हो जाता है। अगला सवाल, संतुलित विकास से तात्पर्य क्या होता है? तो संतुलित विकास से तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होना, वो संतुलन बनाए रखना ना। संतुलन बनेगा तभी तो जब सभी क्षेत्रों में विकास होगा समान रूप से। ओके। संतुलित विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के में समान रूप से विकास होने से। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए। अच्छा, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी क्षेत्र एक ही दर से बढ़ें। संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री नक्श राडान और फ्रेडरिक लिस्ट और लेविस शिवोवस्की, एलियन और लिविंगस्टोन, ये इत्यादि रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैचिंग कराना। मैचिंग कराना है तो मैचिंग कराना तो देख लेते हैं। कह रहा है कि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास वो संरचनात्मक परिवर्तन को दिखाएगा। ओके भाई साहब, संरचनात्मक परिवर्तन को दिखाएगा। आर्थिक वृद्धि जो होगा वो किसको दिखाएगा? आर्थिक वृद्धि आपका सकल घरेलू उत्पाद को दिखाएगा। संपोषित विकास वो आपका पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए, और आपका जीवन की गुणवत्ता जो है वो स्वास्थ्य से आपका मिलनी चाहिए। तो अगर देखो इसमें एक आपको पता होता है जीवन की गुणवत्ता तो स्वास्थ्य से संबंधित है, तो डी का 3 ढूंढो। डी का 3 केवल इसी में मिल रहा है, किसमें भैया? इस वाले में मिल रहा है, तो आपका ये वाला उत्तर सही हो जाता है। आर्थिक विकास की अगर बात करते हैं संरचनात्मक परिवर्तन से, आर्थिक समृद्धि सकल घरेलू उत्पाद से, और संपोषित विकास जो है पर्यावरण से संबंधित हो जाता है। आगे, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक होता है क्या है? समावेशी समृद्धि के लिए आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, हाँ बिल्कुल। कृषि का पुनरुद्धार, बिल्कुल है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, उपयुक्त सभी, तो समावेशी में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक मुख्य लक्ष्य तीव्रतम और आपका अधिक समावेशी विकास रखा गया था। तीव्रतम आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, जिसमें विकास की धारा के साथ सबको जोड़ना तथा आर्थिक विकास से सभी का लाभान्वित होना सुनिश्चित करना था। समावेशी वृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं कृषि का पुनरुद्धार एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता की आवश्यकता होती है। वास्तविक आय जो है, कह रहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि की घोतक है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से, ये भी कटा है थोड़ा, सवाल पूरा है नहीं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा क्या देखा जाए, थोड़ा इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक क्रियाओं में परिणाम परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित होती है। अर्थात सामान्यतः यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद के आकार में वृद्धि हो रही है तो यह कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अच्छा, कब कहा जाएगा? जब राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और आपका सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति उत्पाद के आकार में अगर वृद्धि होगी तो उसे आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा। राष्ट्रीय आय में सिर्फ जो है आपका प्रति व्यक्ति आय को ही नहीं सम्मिलित करते हैं, बल्कि कई अन्य कारक भी हैं। राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी वह कई कारकों में वृद्धि का परिणाम होगी, अर्थात ये सब व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलिए कथन और कारण वाला सवाल। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी विभागम की आवश्यकता होती है, हाँ बिल्कुल होती है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
तो ये आपका देखो ये 2015 का सवाल है और ये वाला तो सही है आपका, लेकिन ये केवल लिखा है यहाँ पर, केवल इसी पे फोकस कर रही है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, आर वाला गलत हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, सत्य, यह सत्य है। का कारण आपका गलत है, क्योंकि भारत सरकार सामान्यतः सभी आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि प्रश्न में मुख्यतः लिखा है सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर दीर्घकालिक वृद्धि होती है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का आपका विचार किसने दिया था? तो हिंदू दर का विचार आपका राजकृष्ण जी ने दिया था। ठीक है, कहा जाता है कि भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार प्रोफेसर राजकृष्णा ने 1981 में दिया था। प्रोफेसर राजकृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक वृद्धि वृद्धि समृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गई है, जो कि 3.5% प्रतिवर्ष की समृद्धि दर थी। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का यह सूचक हिंदू जीवन शैली के ही समान थे, इसलिए इन्होंने कहा था। अच्छा, अगला सवाल है, रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान जो था वो किसका सुझाव था? तो आपका गुन्नार मेंडल जी का था। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के योजनागत विकास हेतु गुन्नार मेंडल द्वारा रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना को सुझाव दिया गया। भारत में जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 को रोलिंग प्लान को लागू किया था। इस योजना की अवधि भारत में केवल 1 वर्ष ही थी। अच्छा, रोलिंग प्लान मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए था। इस योजना का सृजन 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 तक के लिए किया गया था, परंतु 1983 में जनता पार्टी की सरकार के गठन के साथ ही यह योजना की समाप्ति भी कर दी गई। अच्छा, अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई? तो अनवरत योजना 1978 से 1979 लागू की गई। जनता पार्टी सरकार थी। ठीक है, गुन्नार मेंडल ने इनको दिया था। एशियन ड्रामा इनकी बुक है। ठीक है, 1978 से 1979 में लागू की गई थी। अनवरत योजना जनता सरकार द्वारा 1978 से 1980 तक चलाई गई। यह योजना गुन्नार मेंडल द्वारा प्रतिस्थापित रोलिंग प्लान पर आधारित थी। इस योजना में ट्राइशम की शुरुआत की गई। ट्राइशम जो कार्यक्रम था वो आपका इसी योजना में शुरुआत किया गया, अनवरत योजना में। नियोजन पूर्वाक्षेपित समझा गया है। नियोजन पूर्वाक्षेपित समझा गया है, तो भाई क्या समझा गया है? तो देख लेते हैं। संतुलित संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सही है। विकास के लाभ लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए सही है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये भी सही है। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए ये भी सही है। तो आपके सारे के सारे सही है। नियोजन पूर्वा पूर्वाक्षेपित समझा गया है। भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य लक्ष्य निम्न है। क्या है भाई? भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य लक्ष्य होते हैं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना और आपका आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करना। आधुनिकीकरण जैसे छठी योजना में लागू किया गया मानव संसाधन विकास। तो ये सब है आर्थिक नियोजन के प्रमुख लक्ष्य माने जाते हैं। आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है? तो आर्थिक योजना समवर्ती सूची में भैया सम्मिलित है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन आपका माना जाता है। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 1956 में किया गया था। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जो आपका अधिनियम 1956 के तहत ग्राम उद्योग आयोग का गठन 1957 में किया गया। अच्छा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन अप्रैल 1957 में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना के लिए योजना बनाना, प्रचार करना और आपका सहायता करना। ओ भैया, मुंबई में बना रखे हो यार, तो यहाँ कैसे होगा? चलिए, मॉडल हैं यहाँ पर। हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका हैराडोगन मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका महालनोबिस पे थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका किस पर? आपका
एस चक्रवर्ती, चतुर्थ आपका अशोक रुद्रवाला। ठीक है, देखते हैं क्या है सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराडोमा, द्वितीय पंचवर्षीय महालनोबिस, तृतीय पंचवर्षीय एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर भाई साहब आधारित थी। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया, व्यय किया गया था? सबसे अधिक व्यय किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर किया गया था। ऊर्जा पर किया गया था, किस पर किया गया था? एनर्जी पर किया गया था। ओ भैया, ठीक है। ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन के लिए यह जो कार्यक्रम IBRD नहीं आई IRDP NREP और DWACRA और आपका RLEP-GP योजनाएं आपका शुरू की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। इस योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र को 29% किया गया था। इसके बाद में खनिज को 15% किया गया था। आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो है, उद्योगों के विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो उद्योगों का विकास जो रखा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र में आपका ध्यान दिया गया था। अतः योजनाकारों ने यह विचार किया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देकर उद्योगों पर बल दिया जाए। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक रही थी किसमें? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर भैया सर्वाधिक रही थी। 11वीं में कितनी रही थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.8 रही थी। ठीक है, बाकी सभी में कम कम है। ठीक है, 11वीं में सबसे अधिक। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। अगला सवाल है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में किस योजना में फैला के? कौन सी योजना में? समन्वित ग्रामीण विकास योजना छठी पंचवर्षीय योजना में। जस्ट अभी ऊपर पढ़ रहे थे। IRDP जो कार्यक्रम चलाया गया था ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। 1980 में चलाया गया था। 1980 से 85 आपका छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला सवाल, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील प्लांट आपके जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। ये पूछा जा रहा है, सिंपल यार सवाल पूछ रहा है आपसे, इसमें भी घबरा रहे हो। राउरकेला आपका जर्मनी के मदद से तथा दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है जो ब्रिटेन के मदद से, तथा आपका भिलाई जो है इस पासियन से आपका रूस के मदद से। ऐसे याद कर सकते हो। कैसे इसको याद कर सकते हैं? राज भीरू दुबे। ठीक है, राउरकेला जर्मनी की मदद से, भिलाई आपका रूस की मदद से, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन की मदद से किया गया था। ठीक है, और भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में आच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी रखी गई थी? भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ये मतलब क्या है? तो भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 7 है। 7 हो जाती है। अच्छा, 7 हो जाएगी। ठीक है भाई। अगला सवाल, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर हासिल की थी? तो आपका ये हो जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। इस योजना का असफलता का प्रमुख कारण भाई साहब क्या था? तो इसमें आपका भयंकर सूखे की स्थिति, चीन से युद्ध हुआ 1962 में, पाकिस्तान 1965 में युद्ध हुआ के साथ विनाशकारी युद्ध थे। सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय योजना काल में कृषि में मात्र 2.6% की ही वार्षिक वृद्धि हासिल की गई। इसके पूर्व दशक 1950 से 60 में कृषि की विकास जो वार्षिक दर लगभग 4% थी, वो भैया घट के समझो आधी आ गई। तीसरी योजना में विगत वर्षों की तुलना में विकास दर ऋणात्मक रही। तीसरी योजना में कृषि क्षेत्र में माइनस में चले गए थे, -0.73% की ऋणात्मक वृद्धि हुई हो भैया। ठीक है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था।
7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो आपके संपूर्ण परिवार का अंगीकरण ये अपनाया गया था। ठीक है, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। IRDP का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई और इसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया और आपका उदारता सरकार ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP में परिवार को ही इकाई यूनिट के रूप में चुना था। ऊर्जा काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त हुई थी किस आपका योजना काल में? सॉरी, ऊर्जा काल नहीं, योजना काल। तो 10वीं में सबसे ज्यादा। ठीक है, 10वीं, 8वीं, 9वीं, 7वीं, तो 10वीं में। ठीक है, 10वीं में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। 10वीं वाली कहाँ गई भाई? ये रही। ठीक है, 10वीं में 8 से 7.6% ये हासिल की गई थी। ओके, बाकी सभी में कम है क्या? हाँ भैया। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया था, तो किसने? तो आपका पीसी महालनोबिस ने किया था। चार क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र इत्यादि पर आधारित थी। ठीक है, इसी में आपका दुर्गापुर और भिलाई और आपका राउरकेला और आपका ये भिलाई, राउरकेला और आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया? हार्टिकल्चर मतलब बागवानी से संबंधित है। तो हार्टिकल्चर जो है आपका ये किस में शुरुआत किया गया था भाई साहब? किस में किया गया था? तो 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हार्टिकल्चर जो है आपका 1 मिनट कहाँ चला गया? हाँ, हार्टिकल्चर जो शुरू किया गया था वो आपका 10वीं में। हार्टी 10 ऐसे याद कर लो। ठीक है, हार्टिकल्चर भारत बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान की संभावना को दृष्टि में रखते हुए 2005 में सरकार ने कृषि के विविधीकरण एवं उच्च मूल्य वर्धन वाली बागवानी फसलों को उगाने को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों की आय में वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख प्रयास के रूप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM को प्रारंभ किया था। जबकि इस पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2002 से और आपका 31 मार्च 2007 तक रहा। इस प्रकार राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन का आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में भाई साहब शुरू किया गया। 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था। किसमें किया गया था? ऊर्जा में। ये जस्ट अभी ऊपर भी यार पूछा गया था सवाल। तो 10वीं में जब पहुंचोगे तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ज्यादा ज्यादा ज्यादा। ठीक है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? 1966 से 1969 तक। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है भाई साहब। और आपका अगर यहाँ पर बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई। तदनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ होना चाहिए था, किंतु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर हो गया था। जून 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए के अवमूल्यन की घोषणा की गई, ताकि देश के निर्यातों में वृद्धि की जा सके, किंतु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गईं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश की संज्ञा दे दी। इस अवधि में कोई भी आपका नियमित योजना नहीं, नियमित नियोजन नहीं किया गया। ठीक है, अगला सवाल। ये 11वीं योजना के प्रारूप
प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? ये 10 वर्षों में टारगेट रखा गया था भाई साहब, ठीक है। 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर वृद्धि की आशा देखी गई थी, निर्माण कार्यों में देखी गई थी। किसमें? निर्माण कार्यों में भाई साहब देखी गई थी। अगला सवाल, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी जो आपके आईआईटी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो 8। 11वीं में 8 किए गए थे। 11वीं में कितने? 8 किए गए, 8 किए गए थे, ठीक है, 8 किए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? मानसून की अनुकूलता, ठीक है, मानसून की अनुकूलता, यही हो जाता है। हेराडूमर मॉडल पर आधारित थी। 2.1% का लक्ष्य रखा गया था। 3.6% की हमने यहाँ पर क्या कर ली थी? ग्रोथ रेट हासिल कर ली थी। भाखड़ा नागल और दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी चालू की है। अगला सवाल, यहाँ पर आपका मैच कराना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी कृषि पर आधारित थी, ठीक है, कृषि पर आधारित थी। कौन से कार्यक्रम चलाए गए? ये आपका यहाँ पर टारगेट दिया गया है। तो देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्वावलंबन की प्राप्ति। चतुर्थ वाले में स्वावलंबन की प्राप्ति, चतुर्थ वाले में स्वावलंबन की प्राप्ति भाई साहब हो जाती है, ठीक है। स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया था? स्वस्फूर्ति अपनाई गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वस्फूर्त विकास का उद्देश्य ओ भाई गलत हो गया क्या? हाँ, स्वस्फूर्त विकास का उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तृतीय योजना के ऊपर चक्रवर्ती मॉडल का प्रभाव देखा जा रहा था, परंतु इस मॉडल का वास्तव में प्रयोग चौथी योजना में हुआ था। उत्तर यार क्या दे रहा है? स्फूर्ति, ठीक है, इसमें दे रहा, सॉरी, ठीक है, द्वितीय नहीं, तृतीय है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वस्फूर्त विकास का उद्देश्य आपका अपनाया गया था, ठीक है। पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। अब तो हल्के फुल्के सवाल दे रहे हैं यहाँ पर। देखो, कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ में समावेशी विकास रखा गया था? तो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 2007 से 2012 मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणी विकास था? संपोषणी विकास जब भी आ जाता है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अपना लगा देना। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है, ठीक है, 1950 में होती है। 15 मार्च 1950 को स्थापना होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को। दूसरा वाला उत्तर आपका भाई साहब सही हो जाता है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और आपका प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है जो कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य है। ओ भाई साहब, बाध्य है तो बाध्य है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरेंद्र दास मोदी जी ने किया था। ये वाला उत्तर भाई साहब सही हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान में आपका सुमन बेरी जी हो जाते हैं। कौन सा कथन आपका भाई साहब सही नहीं है? ठीक है, निगेटिव पूछा जा रहा है। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल होता है भाई, जो होता है प्रधानमंत्री होता है। फिर भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, ये गलत है, यही तो गलत है, ठीक है। योजना आयोग का राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। तीसरा पॉइंट दिया गया है, योजना आयोग का सचिव जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, हाँ होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, हाँ करता है, ठीक है, तो चाहिए थोड़ा सा। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों आर्थिक नियोजन से 19 करोड़ डूबे भारी तबाही। अच्छा, दोनों आर्थिक नियोजन से संबंधित संविधानेतर राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था है।
राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में संबंधित हो जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों तथा योजना के आयोग के बीच में सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। अच्छा, प्रारंभ में इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री ही सदस्य होते थे, किंतु 1967 के बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य भी इसमें आपके शामिल होने लगे हैं। योजना आयोग का कार्य योजना निर्माण तक ही सीमित है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग जो अब नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करके उसे अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है। इसकी स्वीकृति के पश्चात ही योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है। के संतानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। ठीक है भाई साहब, दी है स्वाहा। अगला, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था। तो विजन 2020 प्रपत्र जो आपका कैसे तैयार किया गया था? योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, योजना आयोग द्वारा श्री SP गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा भारत के अध्ययन के पश्चात प्रस्तुत इस प्रपत्र में भारत के 20 वर्षीय विकास की योजना प्रस्तुत की गई थी। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा कौन? मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। मुख्यमंत्री की जय हो। ठीक है, अरे जय ना करो कोई की। नीति आयोग के संचालन परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, यूटी के कौन करेंगे? उपराज्यपाल करते हैं। और स्टेट के कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में सेवा के लिए बनाया गया है। यह संस्थान राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और भारत सरकार की नीतियों एवं योजनाओं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखता है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका उनसे संबंधित विभिन्न नीतियों, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। ओके, यहाँ पर अगर बात करते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और आपका क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता हो। तदर्थ सदस्य जो होते हैं अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी 2 पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे CEO कहते हैं, भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नामित किया जाता है। ठीक है, कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है? तो कौन हो जाता है भाई साहब? नीति आयोग हो जाता है। कौन हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्पीड में कराया ताकि जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाए। आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ आपको बताना क्या है, आपका सबसे अधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में आपका हासिल की गई? ठीक है, पहला सवाल ये बताना। दूसरा सवाल बताना है कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई? तीसरा सवाल भाई साहब आपको बताना ये है कि आपका तीसरा सवाल ये बताना क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? ठीक है, टारगेट रखा गया था। अच्छा, संपोषणी विकास किस में रखा गया? किस योजना का टारगेट था? इतने सवालों के उत्तर आपको भाई साहब देने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पे पहली बार आओ तो भैया सब्सक्राइब वगैरह कर लो, आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।